What's up guys, welcome back to the channel. This is खुशी, your friend, well wisher and mentor as well. आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो वीडियो में बहुत मज़ा आएगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूशन दिया है, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो आज हम उन 14 प्रिंसिपल्स को समझेंगे कि कौन सा प्रिंसिपल का मतलब क्या है और वो कैसे काम करते हैं। तो वन बाय वन समझ लेते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पर जो आता है वो है बेटा डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क से मिस्टर हेनरी फ्योल का मतलब होता है कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। पूरा काम कोई एक इंसान ना करे, जिससे बर्डन भी कम होगा और काम अच्छे तरीके से होगा। छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो काम को, जिससे कि एक इंसान जब एक काम को बार बार करेगा वो उस काम में क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, उस काम में परफेक्ट हो जाएगा, उसको आदत हो जाएगी उस काम करने की। जैसे कि एक बंदा बिलिंग कर रहा है और एक कोई दूसरा पैकेजिंग कर रहा है, तो दोनों ही लोग दोनों ही एम्प्लॉयज़ का है अपने अपने कामों में परफेक्ट हो जाएंगे। तो काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना चाहिए। इससे क्या होता है, बर्डन भी नहीं होता एक इंसान के ऊपर और काम स्मूथली हो रहा होता है, बहुत अच्छे से हो रहा होता है, कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होती और काम में डिले भी नहीं होता टाइम के साथ, और कम से कम कॉस्ट में कम से कम वेस्टेज के साथ काम पूरा होता है। तो हेनरी फ्योल ने हमसे बोला है कि डिवीज़न ऑफ वर्क होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब देखते हैं लिखा क्या है। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क सो दैट ईच एम्प्लॉय स्पेशलाइज इन डूइंग स्पेसिफिक टास्क। दिस लेड टू ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। इससे क्या बढ़ता है, ग्रेटर एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही चीज़ें बढ़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है बेटा, अथॉरिटी मतलब पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। अब हेनरी फ्योल हमसे इस प्रिंसिपल के थ्रू बोलना चाह रहे हैं कि अगर तुम किसी एम्प्लॉय को कोई काम करने की अथॉरिटी दे रहे हो तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो काम करने की, जिससे वो पावर का मिसयूज़ ना कर सके। और वहीं अगर तुम किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉय को कोई काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसको अथॉरिटी भी दो, जिससे कि वो परेशान ना हो, उसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना आए। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बेटा प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, दोनों चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए। इससे क्या होता है, पावर का मिसयूज़ नहीं होता और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम अच्छे से परफॉर्म होता है। लिखा है मैनेजर्स मस्ट हैव द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। A balance should exist between authority and responsibility. मैनेजर के पास ऑर्डर देने का राइट तो होना ही चाहिए, लेकिन वो उसके काम के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। सिर्फ अथॉरिटी अगर हम मैनेजर को देंगे तो वो अपने पावर का बेटा मिसयूज़ करेगा, जिससे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन लॉस की तरफ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ जो है वो रुकेगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए, उनमें कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रूल है कि हमें सुबह 9 बजे आना है तो बेटा 9 बजे ही आना है, और यहाँ पर प्रॉपर पेनल्टीज़ का सिस्टम होना चाहिए। अ फेयर सिस्टम ऑफ पेनल्टी शुड बी देयर। इससे क्या होता है कि डिसिप्लिन बढ़ता है, और जब डिसिप्लिन होता है तो काम अच्छे से होता है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। तो लिखा है एम्प्लॉयज़ मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। गुड सुपरविजन एंड अ फेयर सिस्टम ऑफ पनिशमेंट हेल्प मेंटेन डिसिप्लिन। गुड सुपरविजन भी होना चाहिए और फेयर सिस्टम ऑफ पनिशमेंट भी किसमें हमारी हेल्प करता है, डिसिप्लिन में काफ़ी मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड से मतलब है बेटा कि सुपरविज़न एम्प्लॉयज़ को एक जगह से आ रहा हो। ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉस होना चाहिए, ना कि अनेक बॉस। एक बॉस होगा, जब एक कोई सुपरविज़न ऑर्डर दे रहा होगा एम्प्लॉय को तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे और काम अच्छे से चल रहा होगा। और वहीं अगर 2 बॉस होंगे या 3 बॉस होंगे तो बेटा काम में कन्फ्यूज़न होगा। जब एक एम्प्लॉय को 2 बॉस अलग अलग ऑर्डर्स दे देंगे तो काम का कन्फ्यूज़न भी होगा, बर्डन भी होगा और काम में डिले भी होगा। तो हेनरी फ्योल का कहना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉस होना चाहिए। ठीक है, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर एंड only one superior. This avoid confusion and conflict in instructions and ensures clarity in work. ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि बेटा हर डिपार्टमेंट का, मतलब सारे ही डिपार्टमेंट्स का एक ही प्लान होना चाहिए, एक ही गोल होना चाहिए, और सारे ही एम्प्लॉयज, सारे ही डिपार्टमेंट्स उस एक गोल की तरफ
काम करने चाहिए, ठीक है। अगर अलग अलग गोल होंगे तो हमारे जो ओवरऑल गोल है कंपनी का वो हम कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, और अलग अलग छोटे छोटे गोल्स की वजह से जो एम्प्लॉय है वो इधर उधर भागेगी, जिससे कि हमारी कंपनी की ग्रोथ रुकेगी, और जो ओवरऑल गोल है हमारी कंपनी का जो हमें अचीव करना है वो हम कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हेनरी फ्योल ने कहा है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ऑल एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स शुड बी डायरेक्टेड बाय वन हेड एंड वन प्लान। सारी ही एक्टिविटीज़ जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम है, वो वन हेड और वन प्लेन से डायरेक्टेड होनी चाहिए। प्लान भी एक हो और हेड भी एक हो। दिस इंश्योर्स यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्क। इससे क्या है, तालमेल भी अच्छा बना रहता है और मतलब कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है और हम काम अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा 6th वन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखो सबऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, सबऑर्डिनेशन मतलब पीछे रखना। किसको पीछे रखना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पीछे रखना बेटा। किसके पीछे रखना, जनरल इंटरेस्ट के पीछे रखना। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि कंपनी के इंटरेस्ट से बड़ा नहीं होना चाहिए, ना तो बॉस का इंटरेस्ट ना किसी भी एम्प्लॉय का इंटरेस्ट। सबसे पहले हमारे लिए क्या होना चाहिए, कंपनी का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, ठीक है। वही है लिखा हुआ है, द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रिवेल ओवर पर्सनल इंटरेस्ट, दिस कीप्स एम्प्लॉयज अलाइंड विद द कंपनीज ओवरऑल गोल्स। क्योंकि देखो हेनरी फ्योल ने हमसे कहा है कि अगर हमारा इंटरेस्ट, देखो जब पर्सनल इंटरेस्ट हम आगे रखेंगे कंपनी के इंटरेस्ट के, तो कहीं ना कहीं कंपनी को लॉस होगा, और जब कंपनी को लॉस होगा तो मान लो हम आज अपना इंटरेस्ट देखेंगे, लेकिन जब कल को कंपनी डूबेगी तो उससे हमारा भी तो नुकसान होगा ना। तो पर्सनल इंटरेस्ट को हमें कभी भी कंपनी के ओवरऑल इंटरेस्ट के आगे नहीं रखना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए हमारे लिए जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। तो वही हेनरी फ्योल ने समझाया है इस प्रिंसिपल की हेल्प से। नेक्स्ट प्रिंसिपल है रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब बेटा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी या वेजेस जो हम पे करते हैं उनको उनके काम के हिसाब से अच्छे सैलरी और वेजेस मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम काम उनसे करवा रहे हैं 12 घंटे और उनको पे कर रहे हैं लेस। तो इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका सेटिस्फैक्शन कम होता है और वो मोटिवेशन के साथ काम नहीं करते। तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब है, मेनली मैं यहाँ अगर बात करूँ सिंपल शब्दों में, तो काम को यहाँ क्या कर दो कि यूनिट्स के लिए वेजेस डिसाइड कर दो, और अगर कोई भी एम्प्लॉय मोटिवेट होकर ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा पे करो, कोई कम काम कर रहा है तो उसको कम पे करो। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन बढ़ता है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का काम भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लिखा है एम्प्लॉयज़ शुड फेयरली कंपनसेटेड फॉर देयर वर्क, फेयर वेजेस इंश्योर सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। 8th प्रिंसिपल है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मैम इनका मतलब क्या होता है, देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि डिसीजन मेकिंग पावर किसी एक के पास है, तो वो क्या होता है सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग पावर किसी 2 या 3 लोगों के पास है, मतलब एक से ज़्यादा लोगों के पास जब डिसीजन मेकिंग पावर होती है तो वो क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। तो हेनरी फ्योल ने बोला है कि अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन टाइप ये फॉलो होना चाहिए। अगर तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है बेटा, तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पर लोग बैठे, या फिर हम कह लें सीधा कि जो बॉस होता है वो सिर्फ अगर ऑर्डर्स देगा तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन में चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कम लोग होते हैं, कम काम होता है, तो बॉस के सुपरविजन में सब कुछ हो सकता है। अगर तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन बेटा बड़ा है तो हर डिपार्टमेंट का एक हेड होना चाहिए, हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होना चाहिए, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मैनेजर हैं उन मेकिंग पावर होनी चाहिए उनके पास। बॉस की तो होनी ही चाहिए, लेकिन सारी ही चीज़ों में बॉस को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो हमारा तो हर मैनेजर के पास डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट में डिसीजन ले सकें और अच्छे से अच्छा काम कर सकें। तो आई होप कि डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। लिखा है यहाँ पर देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंट्री एंड डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन पे भी डिपेंड करती है बेटा, और ऑर्गेनाइजेशन टाइप पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद 8th है हमारा स्केलर चेन। स्केलर चेन से क्या मतलब है, स्केलर चेन से हेनरी फ्योल का मतलब है बेटा कि जो कम्युनिकेशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में वो एक चेन के थ्रू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान जाकर किसी से भी, कोई भी एम्प्लॉय जाकर किसी भी मैनेजर से या डायरेक्ट टॉप लेवल पर जाकर बॉस से बात कर रहा है, तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। इससे डिसिप्लिन खत्म होता है और डिसिप्लिन ना होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अच्छे से नहीं चलता। तो स्केलर चेन का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर तक लाइन बाय लाइन
चलना चाहिए। कोई भी एकदम नीचे से डायरेक्ट बॉस से जाकर बात नहीं कर सकता, कोई वर्कर या कोई डायरेक्ट मैनेजर जाकर नहीं कर सकता। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है या फिर कोई भी रिपोर्ट देनी है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो पहले मिडिल लेवल मैनेजमेंट को देगा और मिडिल लेवल मैनेजमेंट फिर टॉप लेवल तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा। तो ये लाइन बाय लाइन चलना चाहिए। ये क्या होता है? स्केलर चेन। This is the line of authority from the top to the bottom of the organization. Communication should follow this chain unless and इमरजेंसी डिमांड्स अदरवाइज गैंगप्लैंक। देखो, जब तक कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम नहीं होती तब तक ऑर्गेनाइजेशन को ये क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। हाँ, इमरजेंसी में ज़रूर इसको तोड़ सकते हैं। अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है तो कभी ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट लोअर लेवल मैनेजमेंट का कोई एम्प्लॉय जाकर टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात, टॉप लेवल पर बैठे हुए लोगों से बात कर रहा है। लेकिन जब तक इमरजेंसी ना हो तब तक ये फॉलो होनी चाहिए स्केलर चेन, ऐसा हेनरी फ्योल का मानना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा ऑर्डर। क्या लिखा हुआ है? एवरीथिंग शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पीपल एंड मटेरियल्स एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग। ऑर्डर से हेनरी फ्योल का मतलब है बेटा कि हर चीज़, हर पर्सन की एक राइट प्लेस फिक्स्ड होनी चाहिए। तो कोई भी चीज़ के लिए बार बार एम्प्लॉय का इधर उधर भागना, बार बार एम्प्लॉयज़ को कोई चीज़ ढूंढना, क्या होता है? टाइम वेस्ट होता है। तो इससे प्रोडक्टिविटी कम होती है और हमारा काम कम होता है, स्मूथली बिजनेस में काम नहीं हो रहा होता है। तो हेनरी फ्योल ने क्या बोला है कि चीज़, कोई भी मटेरियल का या कोई भी एम्प्लॉयज़ का क्या होना चाहिए? एक राइट प्लेस फिक्स्ड होनी चाहिए, जिससे कि हम कोई भी मटेरियल या किसी भी एम्प्लॉय से अगर बात करना चाह रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय पर्टिकुलर प्लेस पर मिलेगा, तो हम उससे डायरेक्ट जाकर बात कर लें। ये जो टाइम का वेस्टेज है इधर उधर ढूंढने में, ये हमारा ना हो। ठीक है, तो ये हेनरी फ्योल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर से समझाना चाहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है इक्विटी। इक्विटी का क्या मतलब होता है बेटा? इक्विटी का मतलब है, हेनरी फ्योल ने बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी होनी चाहिए, मतलब समान भाव होना चाहिए। इक्विटी मतलब समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉस के लिए अलग रूल है, एम्प्लॉय के लिए अलग रूल है, वर्कर के लिए अलग रूल है। अगर ऑफिस का टाइम 9 बजे है बेटा, तो बॉस भी 9 बजे ही आ रहा होगा, एम्प्लॉयज़ भी 9 बजे ही आएंगे और वर्कर्स भी 9 बजे ही आ रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आप बॉस हो तो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ सकते हो, आप पता चला 10:30 बजे आ रहे हो, 9 की बजे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। अगर 2 एम्प्लॉय एक काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, तो उनको सेम रिवॉर्ड होनी चाहिए, सेम सैलरी होनी चाहिए और सेम उनके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी फॉलो करना बहुत ज़रूरी होती है। इससे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते और लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलता है, मोटिवेशन के साथ वो लोग काम करते हैं। अगर हम इक्विटी फॉलो नहीं करते तो लोग कहीं ना कहीं मोटिवेट नहीं होते और सेटिस्फैक्शन उनको काम के साथ नहीं मिलता, जिससे कि वो मन लगाकर काम नहीं करते। Managers should treat employees with kindness and justice. Fair and equal treatment build loyalty and devotion among the workers. Managers को क्या करना चाहिए? एम्प्लॉयज़ को इक्विटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का क्या मतलब है बेटा? किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई एम्प्लॉयज़ को हम हायर करते हैं तो एम्प्लॉयज़ की सडन हायरिंग फायरिंग क्या होती है? बहुत हमें लॉस फेस करना पड़ता है। जो ट्रेनिंग कॉस्ट आता है, इन सब चीज़ों का हम लॉस फेस करते हैं। तो कोई भी जब हम हायरिंग करते हैं किसी भी एम्प्लॉय की, तो हेनरी फ्योल का ये मानना है कि उसको टाइम दो काम को सीखने के लिए, काम में परफेक्ट होने के लिए। ऐसा नहीं कि तुम कल लाए 2 दिन में किसी एम्प्लॉय ने अच्छा काम नहीं किया, तीसरे दिन तुमने उसको फायर कर दिया। नहीं, सडन हायरिंग फायरिंग नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉय को टाइम दो तो वो टाइम के साथ परफेक्ट होगा। बेटा, एक दिन में कोई भी परफेक्ट नहीं होता किसी भी काम में। ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज होना अलग चीज़ है और प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में आकर काम करना अलग चीज़ है। तो परफेक्ट होने के लिए टाइम लगता है। तो हेनरी फ्योल का मानना है कि सडन हायरिंग फायरिंग मत करो, थोड़ा सा टाइम दो, जिससे कि हमारा जो हायरिंग एंड ट्रेनिंग कॉस्ट है वो भी बचेगा, तो हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है वो बचेंगे, उनका वेस्टेज नहीं होगा। लिखा है frequent turnover of employees is not desirable. Stability of tenure increases efficiency and reduces recruitment and training cost. नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है बेटा कि एम्प्लॉयज़ को
पावर दो किसके, डिसीजन मेकिंग की, उनके साथ कंसर्न करो। देखो क्या होता है, इनिशिएटिव ना होने से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग कर रहा है, तो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर लोग जो बैठे हैं उनमें से कई लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, तो बेटा उनकी जो क्रिएटिविटी होती है उसको कहीं ना कहीं हम दबा रहे होते हैं, छुपा रहे होते हैं, तो जिससे उनका कॉन्फिडेंस कम होता है। तो हेनरी फ्योल ने बोला है कि एम्प्लॉयज़ को इनिशिएटिव होना चाहिए, उनको भी डिसीजन मेकिंग का मौका दो, एक बार उनसे कंसर्न तो करो किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, तो क्या होता है उनकी जो क्रिएटिविटी होती है वो भी हमारे सामने आती है और ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से अच्छे, जब देखो एक का पावर, एक की डिसीजन मेकिंग पावर और बहुत सारे लोगों की डिसीजन मेकिंग पावर में फ़र्क होता है बेटा। बहुत सी चीज़ें अच्छी होती है जब ज़्यादा लोग मिलकर बैठकर सोचते हैं। तो हेनरी फ्योल ने यही बोला है कि एवरी एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग पावर दो भाई, उसको इनिशिएटिव बनाओ। Employees should be encouraged to take initiative. This builds enthusiasm and bring in fresh ideas and improvements. Fresh ideas और improvements क्या होते हैं, बढ़ते हैं जब सारे एम्प्लॉयज़ को बिठाकर हम उनसे पूछते हैं, उनके साथ कंसर्न करते हैं, तो न्यू आइडियाज़ निकल कर आते हैं जो हमें हो सकता है टॉप लेवल के लोग सोच भी ना पा रहे हो, उतनी क्रिएटिविटी हो कभी कभी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास। तो ये इनिशिएटिव क्या होता है, होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा हेनरी फ्योल का मानना है। उसके बाद है 14th एंड लास्ट प्रिंसिपल इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का क्या मतलब है, टीम स्पिरिट। बेटा टीम स्पिरिट होना चाहिए, एम्प्लॉय इंडिविजुअली इधर उधर नहीं भाग रहा होना चाहिए, कन्फ्यूज़न और कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के बीच में ईगो नहीं होना चाहिए, ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए, सभी लोगों को एक डायरेक्शन के टुवर्ड्स काम करना चाहिए, एक प्लान के लिए काम करना चाहिए और मिलकर काम करना है। ऐसा नहीं कि हम इससे लड़ रहे हैं उससे भिड़ रहे हैं और काम करते चले जा रहे हैं, नहीं। एस्पिरिट डी कॉर्प्स होना ज़रूरी है। टीम स्पिरिट होगी जब तो ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे से होगा, कम वेस्टेज के साथ होगा, कम से कम रिसोर्सेज में होगा। तो वही हेनरी फ्योल ने बोला है, टीम स्पिरिट शुड बी इनकरेज्ड, harmony and unity among the staff led to better cooperation and productivity। स्टाफ के बीच में क्या होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, इधर उधर नहीं भागना चाहिए। तो इसी के साथ हमारी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल ने जो हमें दिए हैं वो हम समझ लिए हैं आज हमने। आई होप कि आपको सारे के सारे 14 प्रिंसिपल्स समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल फिक्स इट आउट। और इसी के साथ आज का सेशन हम यही समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कल एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे FW टेलर के कुछ प्रिंसिपल्स और उनकी कुछ टेक्निक्स। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप फ्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना।